देखिए बेटा, एक सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा समूह आपस में मिलाने के उपरांत अपेक्षा से कम वाष्प दाब प्रदर्शित करेगा। फिर समझ लीजिए एक बात बेटा कि अगर स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज है बेटा, ए बी ए बी ए बी, ठीक है बेटा, वापस देखिए, थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं कि ये स्पीसीज है जिसमें इनके मध्य अंतर क्रिया बहुत कम है, थोड़ी सी इंटरेक्शन बढ़ गई, इंटरेक्शन अंतर क्रिया बढ़ा दी और ये थोड़े पास आ गए, और ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ा दी बेटा, और ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ा दी तो और पास आ गए। तो ये इसकी कौन सी अवस्था है बेटा, ये इसकी द्रव अवस्था, सॉरी वाष्प अवस्था है, ठीक है, ये इसकी द्रव अवस्था और ये इसकी ठोस अवस्था। और मैं बेटा बार बार ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रोसेस में अगर आगे की तरफ जा रहा हूं तो बेटा अंतर क्रिया जो है, इंटरेक्शन जो है वो क्या होती जा रही है बेटा, इंटरेक्शन अंतर क्रिया बढ़ती जा रही है। यानी कि बेटा बात यह कि यहां पर वाष्प अवस्था में न्यूनतम इंटरेक्शन है, स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन जो है वो कैसी है, न्यूनतम है। कौन सी अवस्था में, वाष्प अवस्था में। और यहां पर बेटा मैक्सिमम इंटरेक्शन है, अधिकतम अंतर क्रिया यहां पर है बेटा, मैक्सिमम इंटरेक्शन। यानी अगर स्पीसीज के बीच में अंतर क्रिया बढ़े, अगर अंतर क्रिया बढ़ेगी तो बेटा वास्तव में वो गैस से या वाष्प से द्रव की तरफ और द्रव से ठोस की तरफ चला जाएगा बेटा। और अगर अंतर क्रिया कम है, मैंने क्या बोला कि अगर अंतर क्रिया कम है, न्यूनतम इंटरेक्शन है, तो वो कौन सी अवस्था प्राप्त करेगा, वाष्प अवस्था प्राप्त करेगा, वहां पर वाष्प दाब ज्यादा मिलेगा। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, वाष्प दाब होता क्या है, वाष्प की वजह से लगने वाला दाब बेटा। तो अगर अंतर क्रिया कम है स्पीसीज में तो वाष्प ज्यादा बनेगी बेटा, और वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। कब, जब अंतर क्रिया कम हो। लेकिन अंतर क्रिया अगर बढ़ जाए, अगर अंतर क्रिया बढ़ जाए तो बेटा वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी भाई वाष्प से द्रव की तरफ चला जाएगा, द्रव से ठोस की तरफ चला जाएगा। कुल मिलाकर अगर अंतर क्रिया बढ़ने लगे तो वाष्प कम मिलेगी और वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। अगर अंतर क्रिया बढ़ी, मैं यहां क्या लिख दूं बेटा, इसे मैं हटा रहा हूं बेटा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट में क्या लिख सकता हूं यहां पर बेटा कि अगर स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगी तो वाष्प कम मिलेगी और वाष्प दाब जो है बेटा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बेसिक की पॉइंट है इसका बेटा। अब मैं आता हूं एग्जांपल्स के ऊपर। पहला लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, बेटा डरिए नहीं, बता चुका हूं, अब इस बार मैंने सिर्फ नाम लिख दिया। ये है एसीटोन और ये है बेटा क्लोरोफॉर्म, और दोनों के बीच में बेटा ये हो रही है क्या, H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग हो रही है मतलब दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, और अगर इंटरेक्शन दोनों के बीच की ज्यादा है तो वाष्प कम बनेगी और वाष्प दाब भी कम बनेगा। यानी जब आप बेटा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाओगे, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाओगे तो ये आपस में एक दूसरे को पसंद करेंगे या फिर बेटा दूर भागेंगे, एक दूसरे को पसंद करेंगे क्योंकि बीच में H बॉन्डिंग हो रही है। इंटरेक्शन बढ़ जाएगी और इंटरेक्शन बढ़ेगी तो वाष्प कम मिलेगी, वाष्प दाब कम मिलेगा। यानी पहले ऑप्शन में तो बेटा उम्मीद से कम वाष्प दाब मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि बेटा जो अपन इनको मिलाएंगे बेटा उसकी तुलना में इनमें इंटरेक्शन ज्यादा हो गई, क्या हो गया, H बॉन्ड हो गया एक्स्ट्रा में जाकर के बेटा, इंटरेक्शन बढ़ेगी तो वाष्प दाब कम मिलेगा। पहला तो है। दूसरा देखिएगा बेटा फिनोल और एनिलीन, एक्चुअली फिनोल है बेटा ये आपके पास में और एनिलीन है ये, जिसके पास लोन पेयर है। हाँ लोन पेयर ऑक्सीजन के पास भी है बेटा, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूं बेटा क्या कि हाइड्रोजन हाई EN वाले का और लोन पेयर एकांकी युग्म, लोन पेयर किसका,
लेस EN वाले का। तो मुझे बताइए कि जब फिनोल और एनिलीन में H बॉन्डिंग होगी, भाई हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, इसमें ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ, उधर नाइट्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अपन को यह सोचना पड़ेगा कि वास्तव में H बॉन्डिंग में किसका हाइड्रोजन और किसका लोन पेयर काम आएगा। तो क्या ट्रिक बताई थी आपको कि हाई EN वाले का H और लेस EN वाले का लोन पेयर, तो इन दोनों में से हाई EN किसकी है? ऑक्सीजन की बेटा, तो इसका क्या काम आएगा? H काम आएगा, और बेटा लोन पेयर किसका काम आएगा? N काम आएगा बेटा। यानी फिनोल का प्रोटॉन काम आ रहा है। भाई फिनोल और एनिलीन के बीच में जब H बॉन्डिंग हो रही है तो फिनोल का क्या काम आया बेटा? फिनोल का प्रोटॉन काम आया। फिनोल का क्या काम आया? प्रोटॉन काम आया बेटा फिनोल का। भाई सिंपल सी बात है ना कि H उसका काम आ रहा है जहां पर वो हाई EN वाले से जुड़ा हो, और बेटा लोन पेयर उसका काम आ रहा है जिसकी लेस EN हो, ताकि वो लोन पेयर अपना आसानी से दे सके। बात ये कि कुल मिलाकर H बॉन्ड तो इसमें भी आ रहा है बेटा ये, और H बॉन्ड अगर आ रहा है तो इंटरेक्शन ज्यादा है, दैट मींस बेटा ये एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं बेटा, तो ओवरऑल बेटा वाष्प कम बनेगी, वाष्प दाब भी कम रहेगा बेटा, इसमें भी है। और इसका कारण भी क्या है? ड्यू टू H बॉन्ड बेटा, कि दोनों स्पीसीज को जिनको मिलाया गया उनमें आपस में क्या देखा गया? H बॉन्ड देखा गया बेटा। तीसरा है HCl और H2O। ये एक्चुअली बेटा कुछ अलग ही तरह की इंटरेक्शन करेंगे। बात ये कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, और ये अपना H+ इसको सप्लाई कर देगा, और बेटा H+ अगर इसको सप्लाई करेगा तो पीछे क्या बचेगा बेटा? Cl-, और H+ इसके पास आने के बाद में ये क्या बना? H3O+। और इन दोनों के बीच में बेटा अब एक तरह से कौन सी इंटरेक्शन आ गई? आयनिक इंटरेक्शन आ गई बेटा। अरे कौन सी इंटरेक्शन आ गई? आयनिक इंटरेक्शन। देखिए बेटा कुल मिलाकर मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि आयनिक अगर कंपाउंड, आयनिक स्पीसीज अगर बन गई तो आयनिक वाले में इंटरेक्शन जो होती है बेटा वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। भाई नॉर्मल जो H बॉन्ड होता है ना बेटा, नॉर्मल H बॉन्ड, तो उसकी तुलना में भी ज्यादा अच्छी इंटरेक्शन होती है किसमें? आयनिक में बेटा। आयन थे नहीं, आयन बन गए, आयन थे नहीं, आयन बन गए। क्या क्या? Cl- और H3O+ बेटा, और इनकी आयनिक इंटरेक्शन शुरू हो गई तो बेटा ये इंटरेक्शन तो H बॉन्डिंग से भी ज्यादा होती है। और बार बार बोल रहा हूं ना कि इंटरेक्शन ज्यादा तो वाष्प कम बनेगी, वाष्प दाब कम देंगे बेटा ये भी। तो इसमें भी आ गया आंसर, क्या चला जाएगा बेटा? इनमें से सभी। ये सारे ही ऐसे स्पीसीज यहां पर मैंने लिखे हैं जिनमें अगर इनको मिलाया जाएगा तो मिलाने के बाद बेटा प्रेक्षित वाष्प दाब जो है बेटा वो इनका कम दिखाई देगा बेटा। और इन दोनों में तो क्या हुआ? H बॉन्डिंग हो गई बेटा। और यहां पर बेटा देखो HCl, क्लोरीन H बॉन्डिंग बेटा तब पार्टिसिपेट कर पाता है जब वहां पर रिंग फॉर्मेशन हो रहा हो बेटा। और यहां तो दूसरी अलग ही तरह की रिएक्शन हो गई कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड अपना H+ दिए बिना रुकेगा नहीं बेटा, ये पानी को अपना H+ देगा ही देगा। तो ऐसे ही H+ देते ही Cl- और H3O+ बन जाएगा। तो बेटा पहले आयन नहीं थे, अब आयन जनरेट हो गए, तो अब इनके बीच में कौन सी इंटरेक्शन होगी? आयनिक। और आयनिक इंटरेक्शन तो मैं कह रहा हूं ना बेटा आपको कि आयनिक इंटरेक्शन जो होती है वो नॉर्मल H बॉन्ड से भी ज्यादा होती है। छोड़ो एक बार इधर देखो बेटा, सिंपल सी मैं आपको ये बात बता दूं कि इंटरेक्शन जो है ना बेटा, आयनिक इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होती है बेटा, ठीक है। उसके बाद में आपका नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा बेटा, और उससे पीछे आएंगे वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है ना बेटा। ये आ जाएगा ओवरऑल। मैं कहूंगा आपको कि भाई आयनिक में पढ़ा चुका हूं, H पढ़ा चुका हूं, वंडरवाल फोर्सेस जो बेटा अभी अपन इसमें आगे पढ़ते जाएंगे बेटा, वंडरवाल फोर्सेस बेटा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि H बॉन्ड से भी ज्यादा इंटरेक्शन किसकी है बेटा? आयनिक की है। और आयनिक वाले में अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो बेटा इंटरेक्शन बढ़ने पर वाष्प कम मिलेगी, वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो तीनों ही केस में बेटा ये ऐसी स्पीसीज आ गई जहां पर जो वाष्प दाब है उम्मीद से क्या मिलेगा? कम प्राप्त होगा बेटा। इन दोनों में ड्यू टू H बॉन्डिंग और इसमें बेटा आयनिक इंटरेक्शन आ जाने की वजह से। क्लियर है बेटा ये? नेक्स्ट एक सवाल लिखा हुआ है बेटा आपके पास में कि NaOH जो है बेटा वो प्रेस वेद्य होता है। कुल मिलाकर मैं कहूं तो बात ये कि मॉइस्चर बेटा, नमी जो है ना बेटा, उसमें से पानी को खाने की आदत है, पानी अपने साथ इसकी मिलाने की आदत है, पानी को ये चिपका लेता है।
अब क्यों चिपकाता है बेटा, उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं एक्चुअली। भाई NaOH जो है बेटा वो किस रूप में पाया जाएगा, Na+ और OH- के रूप में। अब जब OH- है अपने पास में, तो बेटा पानी के साथ ये कुछ इस तरह से इंटरेक्शन करता है। देखिएगा कि भाई ये यहां शिफ्ट होता है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाते हुए, ये एक H बॉन्ड ही बनेगा बेटा एक तरह से, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लेता है। तो क्या स्पीसीज बनेगी, देखते रहिएगा बेटा। H वो पहले था, ये बॉन्ड था बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में काम आ गए, इसके बीच में बन गया, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये रह गया OH- बेटा, और फिर ये वापस से इधर शिफ्ट करता है। इस तरह से चलता रहता है H2O के साथ में बेटा। और मैं एक और एग्जांपल लूं कि F- है, HF है बेटा, तो क्या करता है ये कि ये इधर आएगा, ये इधर अपना लेगा इलेक्ट्रॉन बेटा, और ये बन जाएगा FH और ये F-, फिर ये इधर शिफ्ट होगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेटा। तो कुल मिलाकर ओवरऑल बेटा अगर इसकी एक सिमेट्रिकल कंडीशन में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, देखिएगा F यहां बॉन्ड नहीं है तो बेटा कभी है और कभी नहीं है, मैं डैश 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 लगा दूं, यहां भी बेटा कभी है और कभी नहीं है तो डैश 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 यहां लगा दूं, और पूरी स्पीसीज पर कुल मिलाकर एक माइनस, ये बेटा कुल मिलाकर HF2- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये बेटा बिल्कुल इधर घूमते रहते हैं एक दूसरे में, और घूमते रहते हैं बेटा, तो यहां पर अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, ये x और ये y, क्या लिखी मैंने, ये बॉन्ड लेंथ बेटा, तो वास्तव में ये देखी गई कि x और y की बॉन्ड लेंथ इक्वल थी। और यहां जो बॉन्ड देखा गया बेटा, ये जो इंटरेक्शन देखी गई ना बेटा, इस इंटरेक्शन को नाम दिया गया सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग। क्या नाम दिया गया, सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग, सममित हाइड्रोजन बंध, सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग सममित हाइड्रोजन बंध। अपने आप में ये दूसरा क्लासिफिकेशन है बेटा। पहला क्लासिफिकेशन अपन ने क्या देखा था, पहला देखा था कौन कौन सा, इंटर और इंट्रा वाला बेटा, अंतर अणुक और अंतः अणुक, एक तरह से ये है बेटा। अभी तक जो पहले अपन ने पढ़े थे ना बेटा, वो सारे के सारे अनसिमेट्रिकल H बॉन्डिंग थे, अनसिमेट्रिकल थे सारे के सारे बेटा H बॉन्डिंग वो वाले। यहां पर सिमेट्रिकल कब कहा जाता है, जब ये दोनों बॉन्ड लेंथ बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल सेम प्राप्त हो बेटा। अगर बिल्कुल 100% एक जैसी सिचुएशन मिलेगी हाइड्रोजन के दोनों तरफ, यहां F- था फिर इधर F- आ गया बेटा। अगर आप नॉर्मल ऐसी स्पीसीज देखते HF और HF बेटा, देखते रहिए, तो बेटा ऐसे में अगर ये शिफ्टिंग आप करवाते तो क्या मिलता, देखिएगा H F H F-, और ये लोन पेयर वाले ने बेटा इसके ऊपर माइनस चार्ज नहीं था, इसने वैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर पॉजिटिव आएगा। कुल मिलाकर एक तरफ का फ्लोरीन प्लस आ गया और एक तरफ का फ्लोरीन माइनस आ गया बेटा। ये सिमेट्रिकल सममित H बॉन्डिंग का उदाहरण नहीं है, सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग का उदाहरण ये नहीं है बेटा। सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग, सममित H बॉन्डिंग का उदाहरण ये वाला केस है बेटा। जैसे ये भी सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग है भाई, अरे ये जो थी ना बेटा, यहां भी देखो OH- था और इधर भी क्या प्राप्त हो गया अपन को, OH- बेटा, OH- H2O, और इधर देखिए H2O और OH-, यानी बिल्कुल एक जैसी स्थिति प्राप्त हो रही है। यानी ये भी किसका उदाहरण है, सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग का उदाहरण है। ठीक है, आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो नॉर्मल H बॉन्डिंग होती है बेटा, उसकी तुलना में सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग की सामर्थ्य जो है ना बेटा, वो काफी ज्यादा होती है। कि नॉर्मल H बॉन्डिंग की तुलना में सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग जो होती है ना बेटा, उसकी सामर्थ्य ज्यादा होती है। अगर सिमेट्रिकल वाली H बॉन्डिंग आ रही है, देखो नॉर्मल H बॉन्डिंग जो होती है ना बेटा, उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 10 से 100 किलो जूल पर मोल के आसपास, और बेटा यहां एनर्जी आती है लगभग, या मैं कहूं सह संयोजी बंध की तरह।
किसकी तरह आ जाती है बेटा, सह संयोजी बंध की तरह एनर्जी होती है सिमेट्रिकल वाले में, इसकी तुलना में काफी ज्यादा होती है। सह संयोजी बंधों की तरह व्यवहार प्रदर्शित शुरू कर देता है बेटा अगर सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग हो। अब बोलोगे कि इतनी रामायण तो आपने गा दी, हम पहचानेंगे कैसे? तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है देखो बेटा पहचानने की। देखिएगा F माइनस और HF, क्या इसमें सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग हो रही है क्या? देखो मैंने बताई F माइनस और HF में हो रही है बेटा। अच्छा OH माइनस और H2O में बताया हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है बेटा, ये रहा OH माइनस और H2O में बेटा। अगर मैं कहूं H2O और H2O में होगी क्या? नहीं होगी बेटा। अगर मैं कहूं HF और HF में होगी क्या? नहीं होगी। एक स्पीसीज एनायनिक होनी चाहिए बेटा बिल्कुल उसी की कंडीशन में, और दूसरी नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल एक जैसी सिचुएशन मिल सके इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में, दोनों में बेटा। यहां भी F माइनस HF मिल रहा है, यहां भी F माइनस और HF मिल रहा है बेटा, तब जाके उसे क्या कहा जाता है? सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग का केस कहा जाता है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि NaOH के प्रस्वेद होने का कारण क्या रहा? कारण रहा OH माइनस व H2O के मध्य क्या? सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग बेटा। OH माइनस और H2O के बीच में कैसी बॉन्डिंग? सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग हो जाती है। इसी वजह से बेटा ये स्पीसीज आसानी से प्रस्वेद होता है, H2O को खाने की टेंडेंसी रखता है बेटा ये। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा? एक छोटी सी बात और मैं क्लियर कर दूं आपको बेटा कि कंडीशन क्या है। जैसे OH माइनस और एक H2O अगर चिपके तो बेटा वो किस फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं अपन को? वो मिल रहे हैं H3O2 माइनस कंबाइंड फॉर्म, तो यही होगी बेटा। तीनों को भाई 3 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए माइनस। अगर बेटा इसमें आपने एक और H2O जोड़ा बॉन्डिंग से ही बेटा, तो H5O3 माइनस हो जाएगा। अगर एक और H2O जोड़ा बेटा तो क्या होगा? H7O4 माइनस। वास्तव में बेटा ये तीनों स्पीसीज जो हैं, इन तीनों स्पीसीज का इस दुनिया में क्या है? अस्तित्व है, एग्जिस्टिंग इनकी होती है बेटा। इस तरह से चिपक के चलते रहते हैं बेटा। H2O OH माइनस के बीच में सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग होते हुए बढ़ते चले जाते हैं आगे बेटा। तो इनका अस्तित्व भी इस दुनिया में होता है ड्यू टू सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग बेटा। अब बात आती है कि बेटा इसमें से सवाल क्या बन सकता है। पहला सवाल तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि NaOH प्रस्वेद क्यों होता है? क्योंकि OH माइनस और H2O के बीच में सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग हो रही है बेटा। कौन सी H बॉन्डिंग? सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग हो गई बेटा। दूसरा सवाल क्या बनता है बेटा? दूसरा सवाल बनता है ये, इधर देखिएगा कि निम्न में से किसमें सममित H बॉन्डिंग उपस्थित है? पहचानने की कोशिश करिए बेटा। भाई HF2 माइनस जो है वो किस फॉर्म में है? F माइनस और HF की फॉर्म में। और H3O2 माइनस किस फॉर्म में है बेटा? OH माइनस और H2O की फॉर्म में बेटा। और दोनों में ही बेटा सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग प्रेजेंट है। आंसर क्या चला जाएगा? बोथ चला जाएगा। क्लियर है भाई? अगला क्या है बेटा? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कि KHF2 में कौन से बंध उपस्थित है? पहला दिया हुआ आयनिक, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा बोथ और चौथा नन। तो एक्चुअली समझिएगा KHF2 की अगर मैं बात करूं तो ये है K प्लस और HF2 माइनस। तो यहां जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, जो बंध है बेटा, ये कैटायन और ये एनायन, कौन सा हो गया? आयनिक, धातु और अधातु वाला। और अभी आपको एक्सप्लेन किया कि HF2 माइनस जो होता है बेटा, HF2 माइनस, इसमें फाइनली यहां जो मैंने आपको बंध बताया वो कौन सा बताया बेटा? हाइड्रोजन बंध बता दिया है आपको बेटा। यानी कि बेटा K प्लस और HF2 माइनस के बीच में आयनिक हो गया, और यहां बीच में कौन सा आ रहा है? H बंध। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? बोथ। दोनों के अंदर इसमें H बॉन्डिंग प्रेजेंट है बेटा। अरे समझ आया कि नहीं आया भाई? क्लियर है बेटा? ये वापस बता दीजिए, क्या F माइनस HF में सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग होगी? होगी। OH माइनस H2O में होगी? क्या होगी? क्या H2O में सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग होगी? क्या सिमेट्रिकल नहीं होगी? क्या HF में सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग होगी? क्या नहीं होगी बेटा? ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाता है एक और सवाल बेटा। हालांकि इस सवाल का H बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं आपको बेटा एक सिंपल सी चीज की फॉर्म में थे एक सवाल एक्सप्लेन कर देता हूं
कि CsI3 निम्न में से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा। यहां से अगर मैं ऑप्शन कैंसिल करना शुरू करूं बेटा तो सीजियम का +3 में सीधे उड़ा दूंगा। किस खुशी में? क्योंकि बेटा सीजियम जो है वो एक पहले ग्रुप का मेंबर है और पहले ग्रुप के मेंबर सिर्फ और सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से बेटा ये सिर्फ +1 बनाते हैं, +3 तक जा ही नहीं पाते कभी बेटा। तो एक्चुअली सीजियम आयोडाइड बेटा CsI3 में सीजियम का +1 ही है। अब सीजियम का अगर +1 है तो इस तीनों आयोडीन पर मिलाकर के कितना होगा बेटा? तीनों आयोडीन पर मिलाकर होगा -1 बेटा। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सीजियम का प्लस और I3- ये फॉर्म की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा। अरे समझ आया क्या बेटा? अच्छा, ये बेटा ओवरऑल कैसी स्पीसीज है? आयनिक स्पीसीज हुई क्या बेटा? सीजियम प्लस और I3- की कंडीशन में। लेकिन एक चीज और मैं क्लियर करना चाह रहा हूं आपको कि I3- आखिर बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए आयोडीन है बेटा, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक हैलोजन में बेटा? एक हैलोजन के वैलेंस शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 7 में से एक आयोडीन के साथ ये चिपका हुआ है बेटा। ये है क्या? ये है I2। क्या है ये? I2 बेटा। इस तरह से ऐसे ही बेटा भाई 3 लोन पेयर इसके पास भी बच जाएंगे। सॉरी, ठीक है, ये लो। अब क्या हुआ कि I- आ रहा है। अच्छा, उसके पास खुद के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आ रहा है I-। I- का मतलब ये किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीन के ला रहा है कि जैसे मान लो HI था बेटा भाई, 7 में से 1 2 3 4 5 6 7 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने साझे में ले रखा था और ये एक हाइड्रोजन का था। अगर इसने छीन लिया और H+ को बाहर भगा दिया तो क्या बनेगा? I- बेटा। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का छीन के ले आया, ये सिचुएशन आ गई इसकी बेटा। और आयोडीन के पास में बेटा रिक्त D कक्षक उपस्थित होते हैं। कौन से बेटा? रिक्त कक्षक इसके पास उपलब्ध होते हैं, खासकर रिक्त D कक्षक। तो ऐसे में ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करते हुए क्या बना लेता है? I3- की स्पीसीज बना लेता है। इस पूरी स्पीसीज को, क्योंकि ये क्या आ रहा था? I- आया था बेटा। क्या आया था? I-। तो इस पूरी स्पीसीज मैंने क्या लगा दिया? माइनस चार्ज बेटा। अरे अच्छा, ये लोन पेयर अब नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ये किस में चला गया? ये चला गया बॉन्डिंग में बेटा। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा? तो इसमें सेंट्रल वाले आयोडीन पर कितने लोन पेयर हैं? 3 सेंट्रल वाले आयोडीन पर बेटा। अरे समझे कि नहीं समझे? ये होता है I3- बेटा। और इसकी शेप भी कैसी होती है? लीनियर शेप होती है, रेखीय संरचना होती है बेटा। इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब कुछ सोच रहे होंगे इसको पढ़ने के बाद कि आप सीजियम प्लस I- और I2 की फॉर्म भी तो कह सकते थे। नहीं कह सकता था, क्योंकि ये फॉर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये फॉर्म रिप्रेजेंट करती भाई सीजियम प्लस को। अगर सिर्फ I- मिलता तो वो सीजियम आयोडाइड बना डालता ना बेटा, CSI बना देता ना वो सिर्फ और सिर्फ भाई। उसको CsI3 क्यों बनाएगा? इस फॉर्म का मतलब तो है CSI, जबकि अपन को क्या चाहिए? CsI3। तो ध्यान दीजिए कि ये सीजियम प्लस और I3- की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। और I3- का बनने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं बेटा। क्लियर है ये वाला सवाल बेटा? तो ये बातें थी कुछ किसकी बेटा? तो ओवरऑल H बॉन्डिंग की भाई। ठीक है भाई। अगली बात आती है बेटा डाइपोल बेस्ड फोर्सेस बेटा। डाइपोल बेस्ड फोर्सेस जिसमें आयन इंक्लूड हो और एक ऐसी कंडीशन जहां पर आयन एक्सक्लूडेड हो। दैट मींस बेटा यहां की सिचुएशन में आयन नहीं प्रेजेंट है, मतलब आयन नहीं है और यहां पर आयन जो है प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, क्या क्या नाम हो सकते हैं बेटा? टोटल 5 केस मैंने लिखे, 1, 2 और ABC की कैटेगरी में। आयन डाइपोल अगर आयन है, और दूसरा हो सकता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। यहां क्या है बेटा? डाइपोल डाइपोल, जिसे कीजम भी बोल देते हैं बेटा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बेटा, जिसे डिबाई भी बोल देते हैं, डिबाई इंटरेक्शन भी कह देते हैं बेटा इसमें।
ठीक है, इसको आप डाइपोल बेस्ड फोर्सेस भी कह सकते हो और इंटरएक्शन भी कह सकते हो भैया, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल जिसे लंडन फोर्स या डिस्पर्शन भी कह देते हैं बेटा, डरिए नहीं, समझाता हूं। देखो आयन का मतलब तो आप समझ ही गए, नाम भी जानते हो बेटा। डाइपोल से मतलब होता है द्विध्रुव, और द्विध्रुव वो होता है बेटा जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 ना हो, डाइपोल मोमेंट जिसका 0 ना हो। पूरा VSCPR पे चले जाइए बेटा, जब भी आप इसे देख रहे हो ना बेटा, एक बार इसे पॉज करके VSCPR वाला जो डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण वाला टॉपिक था ना, पहले उसकी रीडिंग लगा लेना, तो फिर ये बेटा बिल्कुल हवा का खेल हो जाएगा इसे सोल्व करना। डाइपोल द्विध्रुव होता है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 ना हो बेटा। एक होता है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है बेटा, ये है प्रेरित द्विध्रुव, यानी पहले से ये द्विध्रुव नहीं है, प्रेरित होगा, लेकिन ये वो स्पीसीज होती हैं जिनका डाइपोल मोमेंट कैसा होता है बेटा, 0 रहता है पहले से कैसा होता है, इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है बेटा। इन तीनों को कंबाइंडली, अच्छा डिस्पर्शन की हिंदी है बेटा परिक्षेपण, ठीक है, क्या है, परिक्षेपण बेटा। कीजम और डिबाई की हिंदी वही है बेटा, साइंटिस्टों के नाम पर बेस्ड है वो। इन तीनों इंटरेक्शन को ओवरऑल कहा जाता है कौन सी, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन, वॉन्डरवॉल अंतरक्रिया। किस किस को, डाइपोल डाइपोल को, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को, और इंस्टेंटेनियस बेटा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल को बेटा। ये द्विध्रुव द्विध्रुव, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बेटा, इंस्टेंटेनियस बेटा अभिलाक्षणिक, मतलब तुरंत एक ही लक्षण में आया ना बेटा, एक क्षण में आया बेटा, एक क्षण में आ रहा है बेटा। और दूसरा इंड्यूस प्रेरित द्विध्रुव बेटा। और इन तीनों को क्या कहते हैं, वंडरवाल अंतरक्रिया। ध्यान दीजिए, आयन वाले केस को वंडरवाल अंतरक्रिया नहीं कहते। अब इतनी रामायण के बाद में बेटा आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, अभी तक में से सिर्फ नाम, 5 नाम, कि आयन वाले में क्या क्या आया, आयन द्विध्रुव, दूसरा बेटा, दूसरा क्या है बोलो, आयन प्रेरित द्विध्रुव, तीसरा नाम क्या है, द्विध्रुव द्विध्रुव, फिर द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, और ये बेटा ताक्षणिक कह देंगे अपन इसे बेटा, ठीक है ना भैया, ताक्षणिक, और दूसरा प्रेरित द्विध्रुव बेटा। रटने की जरूरत नहीं है, मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए बेटा मेरे पास एक स्पीसीज है Na+ और दूसरी स्पीसीज है मेरे पास बेटा HCl, इन दोनों के बीच की अंतरक्रिया मैं पहचानना चाहता हूं। आप सिंपल सी चीज मुझे बता दीजिए बेटा, क्या Na+ एक आयन है क्या? बिल्कुल है बेटा। और HCl का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है कि नॉन 0 बेटा? भाई H और Cl में से Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है बेटा, तो Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा होने पर इस पर बेटा आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं बेटा मैनेज करके दोबारा लिख रहा हूं, अभी समझ आ जाएगा मैं क्यों लिख रहा हूं इसे दोबारा। इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा कि ये एक है द्विध्रुव, क्या है, डाइपोल द्विध्रुव, डाइपोल द्विध्रुव बेटा। ये एक आयन है जिसका प्लस और इसका माइनस, क्या इनके बीच में बेटा बताइए क्या आकर्षण होगा कि नहीं होगा? भाई इसका प्लस और इसके माइनस के बीच में, तो ये जो अंतरक्रिया होगी, ये जो फोर्स होगा, मैं इसे क्या नाम दूंगा? आयन डाइपोल। क्या नाम दूंगा? आयन डाइपोल। अरे समझे क्या, थोड़ा बहुत समझे क्या बेटा? और देखते रहिए, देखते रहिए। मान लीजिए बेटा कि मेरे पास स्पीसीज है Cl- और साथ में है बेटा क्या, HH। आप मुझे वापस ये बता दीजिएगा बेटा, क्या ये एक आयन है क्या भाई? Cl- बिल्कुल है बेटा, आयन है, ऋणायन। अच्छा बेटा मुझे बताइए क्या ये डाइपोल है क्या? अरे भाई मैंने क्या बोला, डाइपोल वो होता है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो, 0 ना हो। इसका द्विध्रुव आघूर्ण तो 0 है, दोनों की विद्युत ऋणता बराबर है बेटा, ना किसी पर प्लस ना किसी पर माइनस, ना किसी पर प्लस है ना किसी पर माइनस है। तो ऐसे में क्या ये डाइपोल है क्या? नहीं बेटा, ये एक डाइपोल अभी तक नहीं है।
क्यों? क्योंकि दोनों की विद्युतीनता सेम है, ना किसी पर प्लस आएगा ना किसी पर माइनस आएगा। समझते रहिए बेटा। लेकिन होगा क्या एक्चुअली, क्या बेटा, कि ये जो Cl माइनस है बेटा, ये लगातार क्या कोशिश करेगा, ये बेटा क्या इनमें से प्लस को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा क्या Cl माइनस जो है। अरे भाई 2 हाइड्रोजन यहां पर आ गए बेटा, और दोनों हाइड्रोजन के कितने नाभिक होंगे, 2 नाभिक होंगे, और नाभिक पर कैसा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है, और बेटा इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है। तो ये जो माइनस आवेश है, ये माइनस आवेश क्या इनके नाभिकों को, क्या इनके प्लस आवेश को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा क्या बेटा? बिल्कुल करेगा, प्रेरित करेगा, प्रेरित करेगा आयन बनाने के लिए, या मैं कहूं प्रेरित करेगा द्विध्रुव बनाने के लिए। आयन तो नहीं बन सकता, आयन तो ये है बेटा, लेकिन इसको बेटा प्रेरित करेगा क्या बनाने के लिए, द्विध्रुव बनाने के लिए। या सिंपल मैं बोलूं तो ये जो माइनस है ना बेटा, ये अपनी ओर किसको आकर्षित करेगा, ये जो माइनस है ये किसको आकर्षित करेगा, प्लस को कि माइनस को? प्लस को। तो ऐसे में बेटा ये द्विध्रुव था नहीं, पर इसकी वजह से बेटा इसमें थोड़ा सा प्लस और इस पर थोड़ा सा माइनस आ गया, इंड्यूस हो गया, प्रेरित हो गया। तो ये डाइपोल हुआ या इंड्यूस्ड डाइपोल? ये हुआ बेटा इंड्यूस्ड डाइपोल, प्रेरित द्विध्रुव हो गया बेटा। अरे द्विध्रुव था या प्रेरित हो गया? प्रेरित हो गया। किसने किया प्रेरित करने का काम? Cl माइनस ने बेटा। अरे ये बेटा डाइपोल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन क्या करे, Cl माइनस की वजह से इसको डाइपोल बनाना पड़ा। इसे देख देख कर ये प्रेरित हो गया। अरे पड़ोसी का फर्क तो पड़ेगा ही ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है। इसे देख देख के प्रेरित हो गया, और इनमें से जो प्लस था वो Cl माइनस की तरफ आकर्षित हो गया, और जो माइनस था इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड का बेटा, वो थोड़ा विपरीत जाके इधर माइनस आ गया बेटा। तो ये एक आयन था, और ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल बेटा, आयन, और दूसरा प्रेरित द्विध्रुव। क्या थोड़ा बहुत समझ आया क्या बेटा आप लोगों को? कुछ तो आया होगा भाई। और देखिए जितना मैं आपको आगे बढ़ता जाऊंगा उतनी चीजें और समझ में आती जाएंगी। नेक्स्ट है, मान लीजिए बेटा HCl और एक और HCl है। अब खुद सोचने शुरू कर दोगे आप बेटा, क्या इनकी विद्युतीनता में अंतर है? बिल्कुल है बेटा। और इनका डाइपोल मोमेंट जो है बेटा, ना इसका 0 है और ना इसका 0 है बेटा। तो ऐसे में क्या होगा, इस पर आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश। ये क्या है, एक बेटा डाइपोल, द्विध्रुव है। और ये भी क्या, एक डाइपोल है, द्विध्रुव है। क्या इनके बीच में आकर्षण होगा? अरे प्लस जो है माइनस से आकर्षित तो होगा ही बेटा। तो यहां जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स है, वो कौन सा हुआ? ये हुआ डाइपोल डाइपोल बेटा। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? अगर मान लीजिए मेरे पास होता ClCl या HCl, और दूसरा बेटा मेरे पास होता मान लीजिए एक मैंने लिया H2O, ठीक है भाई, और एक मैंने ले लिया जिनन। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने बेटा। मुझे बताइएगा क्या H2O में बेटा म्यू 0 है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ये एक डाइपोल है? बिल्कुल है बेटा, ये एक डाइपोल है, बिल्कुल है, 100%। लेकिन जिनन की अगर मैं बात करूं तो बेटा उसमें क्या कि बीचों बीच नाभिक है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का समूह है बेटा। अब ये जो इलेक्ट्रॉनों का समूह है बेटा, ये बिल्कुल सम्मित रूप से व्यवस्थित रहता है अगर पड़ोस में कोई दूसरा ना हो तो। लेकिन होगा क्या कि इस पर ये प्लस है और ये माइनस है। अगर मैं बात करूं बेटा इसके माइनस की, ये इसका नाभिक और इलेक्ट्रॉन बेटा जिनन के, देखते रहिए बाद में लिखना। तो ये जो इसका माइनस है, इसमें से किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा? प्लस वाले को। तो इसका प्लस थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या स्थिति आ जाएगी? देखते रहिएगा। ये हो गया जिनन का, और प्लस इसकी तरफ शिफ्ट हो गया तो बेटा इस पर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चला गया। यानी बेटा कुल मिलाकर क्या इसमें ये प्रेरित हो गया क्या बेटा? इसकी वजह से बिल्कुल हो गया बेटा।
डाइपोल मोमेंट इसका पहले से कितना था, 0। अरे एक अकेला एटम था, डाइपोल मोमेंट की तो बात ही क्या करोगे बेटा। कुल मिलाकर ये क्या हुआ, इंड्यूस्ड हो गया बेटा, प्रेरित हो गया, और प्रेरित होकर डाइपोल बना डाले इसने बेटा। कौन था वजह, ऑक्सीजन के माइनस ने इसके प्लस की अपनी ओर आकर्षित कर लिया बेटा। तो कैसी हुई ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। और देखिए बेटा, और देखिए भी सोचना, एक है मेरे पास HCl, अब तो बताओ क्या ये एक डाइपोल है, बिल्कुल है बेटा, 100% है डाइपोल। और एक है मेरे पास मान लीजिए HH, क्या ये हाल फिलहाल डाइपोल है क्या बेटा, हाल फिलहाल तो नहीं है, लेकिन क्या इसका जो माइनस है बेटा, क्या इसको प्रेरित करेगा, किसको, प्लस को बेटा। इसमें से प्लस को अपनी ओर आकर्षित करके इधर बुलाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस इधर जाएगा। तो डाइपोल था कि इंड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, प्रेरित होगा बेटा, ये हो जाएगा इंड्यूस डाइपोल। तो क्या रहा बेटा, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। अरे कुछ आ रहा है क्या समझ में बेटा, द्विध्रुव द्विध्रुव, ये द्विध्रुव ये भी प्रेरित हुआ और इधर भी प्रेरित है बेटा, दोनों एग्जाम्पल सेम ही है बेटा एक तरह से। दोनों किसके एग्जाम्पल है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल के, सिंगल एटॉमिक में भी बेटा और डाई एटॉमिक में भी। कुछ आ रहा है क्या, कुछ तो आया होगा भाई। मान लीजिए बेटा कि मेरे पास स्पीसीज है क्या, एक है ये और दूसरा है ये। अब क्या ये एक डाइपोल है, नहीं है। क्या ये एक डाइपोल है, नहीं है। दोनों की विद्युत समान है बेटा, दोनों का डाइपोल मोमेंट कितना कितना है, 0 0। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि ओवरऑल जो भी स्पीसीज हो, अगर कोई बीच में बॉन्ड भी है तो भी बेटा उसमें वाइब्रेशंस, कंपन तो हमेशा होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, वाइब्रेशंस, कंपन बेटा। अणु में भी कंपन होते रहते हैं, परमाणु में भी कंपन होते रहते हैं बेटा। अब अगर कंपन होंगे, क्या होंगे मैं कहूं तो बेटा, अणु में जो बॉन्ड है ना, एग्जैक्टली वर्ड क्या कि अणु अगर है तो उसमें बॉन्ड में कंपन होते रहेंगे बेटा। ऐसे में क्या होगा बेटा कि इसका डाइपोल मोमेंट पहले 0 था, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें कंपनों की वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से बेटा कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एक तरफ इसमें बेटा नेगेटिव रह जाए और दूसरी तरफ पॉजिटिव आ जाए। किसी ना किसी समय ऐसा हो सकता है। ऐसे में क्या होगा कि ये डाइपोल था या इंस्टेंटेनियसली बना। अरे क्या ताक्षणिक बना क्या, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस या ताक्षणिक डाइपोल, ताक्षणिक द्विध्रुव। और अगर एक भी बना तो ये फिर बाकी सबको प्रेरित कर देगा, प्लस की तरफ क्या भागेगा, माइनस। तो बेटा इसका भी 0 था और ये कैसा हुआ बेटा, इंड्यूस्ड डाइपोल, प्रेरित द्विध्रुव बेटा। ऐसा सिर्फ बेटा डाइएटॉमिक में ही नहीं बेटा, या अणु में ही नहीं, परमाणुओं में भी होता है कि मान लीजिए जिनन है बेटा, इसका नाभिक इलेक्ट्रॉन, एक और है जिनन का नाभिक और इलेक्ट्रॉन बेटा। अब इसमें क्या होगा प्रॉब्लम, इसमें किस तरह से चलेगा कि इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा बेटा। तो फाइनली क्या सिचुएशन बन जाएगी, देखते रहिएगा बेटा। फाइनली सिचुएशन बन जाएगी क्या बेटा कि ये इधर नाभिक रह गया, मान लो यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गए बेटा और ये इधर नाभिक रह गया, यानी कुल मिलाकर बेटा सिचुएशन क्या बनेगी, देखिएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन, या मैं कहूं तो इस तरह से समझिए इसको, हाँ देखिए बेटा कि एक तरफ प्लस रह गया, एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अगर इधर इलेक्ट्रॉन आया तो इसकी तरफ प्लस आएगा और इधर इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन ये बेटा पहले से डाइपोल थे क्या, नहीं थे बेटा। इलेक्ट्रॉन सममित रूप से घूम रहा था चारों तरफ घूम रहा होता है बेटा ये इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड जो है। तो बेटा ये क्या होंगे, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गए, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल का बेटा। अरे कम से कम इतनी रामायण के बाद नाम तो याद हुए होंगे ना बेटा, एक आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लास्ट में कौन सा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल बेटा।
हिंदी में भी देखो उतना ही समय लगेगा याद रखने में जितना इंग्लिश में लग रहा है बेटा। दोनों मैंने बता दिया आपको, जिसमें चाहे नाम याद रख सकते हो आप, ठीक है ना। उसको लेकर इमोशनल मत होना, कॉन्सेप्ट पे जाओ बेटा। अब सवाल देखिए बेटा कि इंटरेक्शन बतानी है या फोर्स बताना है कि इनके बीच में कौन सा है। बहुत आसान तरीका है सवाल को सोल्व करने का। अगर आपने VSEPR में डाइपोल वाला केस बहुत आसानी से पढ़ा है ना बेटा, जिसका म्यू 0 है वो डाइपोल नहीं होता और जिसका म्यू 0 नहीं है वो डाइपोल होता है। VSEPR में जाके पढ़ लेना इसको। अब मुझे बताइए Cl- क्या एक आयन है? बिल्कुल है बेटा, लिख दो आयन। क्या H2O का डाइपोल मोमेंट 0 होता है? नहीं होता, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? डाइपोल। यानी ये कौन सी इंटरेक्शन हुई? ये हुई आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इतना आसान है। क्या Na+ एक आयन है? बिल्कुल आयन है। क्या Cl- भी एक आयन है? बिल्कुल है। यानी इनके बीच में कौन सी इंटरेक्शन है? आयन आयन इंटरेक्शन। H2S का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, दैट मीन्स ये एक डाइपोल है। H2S का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, ये भी क्या है? डाइपोल। बस ये लिखते ही नाम आ गया कि कौन सी इंटरेक्शन है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बेटा ये तो एक अकेला परमाणु है, क्या मैं इसके द्विध्रुव की बात करूं? एक अकेला परमाणु था और बेटा अभी तो समझाया कि इलेक्ट्रॉनों के विचलन की वजह से ये बेटा एक तो ताक्षणिक बनेगा और दूसरा प्रेरित होगा। तो ये किस में चला जाएगा बेटा? ये चला जाएगा मैं एक नाम और लिख सकता हूं क्या बेटा इसका? क्या नाम बताया था इसका बेटा? डिस्पर्शन फोर्स या परिक्षेपण आकर्षण बल भी बोल देते हैं बेटा। क्या नाम बताया? डिस्पर्शन या परिक्षेपण, परिक्षेपण भी बोल देते हैं इसको, लंडन फोर्स भी बोल देते हैं, या फिर बेटा कैसा बोल देते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस डाइपोल और दूसरा इंड्यूस डाइपोल बेटा। H2S2, अरे इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 है, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 है। अच्छा एक नाम तो ये लिख दिया, एक नाम यहां लिख देते हैं बेटा। क्या था दूसरा नाम? बोलो। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ताक्षणिक द्विध्रुव, और दूसरा कौन सा बेटा? इंड्यूस्ड डाइपोल, प्रेरित द्विध्रुव। क्या HCl का डाइपोल मोमेंट 0 है? नहीं है बेटा। क्या ये एक द्विध्रुव है? बिल्कुल है बेटा। क्या ये द्विध्रुव था? नहीं था, तो बेटा क्या होगा? प्रेरित होगा। ये क्या बनाएगा? इंड्यूस्ड डाइपोल। अरे क्या समझ रहे हो क्या थोड़ा बहुत तो बेटा? SO2 जो है बेटा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता बेटा इसका द्विध्रुव आघूर्ण। VSEPR पे चले जाना, Ab2L1 का केस है, तो ये एक डाइपोल है और दूसरा भी डाइपोल है बेटा। तो कैसी इंटरेक्शन होगी? डाइपोल डाइपोल। क्या CO2 का 0 होता है? बिल्कुल 0 होता है बेटा। एक्चुअली इसमें बिल्कुल सममितता आ जाती है बेटा, इधर की तरफ और इधर की तरफ, और दोनों का रिजल्टेंट कैंसिल आउट होकर 0 रह जाता है। तो ऐसे में बेटा ये कैसा बनाएगा? अरे जवाब तो दो। इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनाएगा, ताक्षणिक द्विध्रुव बनाएगा, और दूसरा क्या होगा? फिर इंड्यूस हो जाएगा बेटा, इंड्यूस डाइपोल बना देगा। ये सिचुएशन इसमें होती है बेटा। और इनमें से फिर मैं कह रहा हूं, बार बार ध्यान दीजिएगा बेटा, कि वंडरवाल में सिर्फ कौन से कंसीडर हैं? डाइपोल वाले बेटा, जिसमें आयन ना हो। जब मैं कहूं तो बेटा सिंपल सी चीज क्या बोली मैंने, कि वंडरवाल में कौन से कंसीडर्ड हैं बेटा? जिसमें आयन नहीं है बेटा। एक चीज और मैं बता दूं आपको, कि पहले ही बताया था आपको क्या, कि सामर्थ्य जो है बेटा हाइड्रोजन बंध की किससे? वंडरवाल वालों से क्या होती है? थोड़ी सी ज्यादा रहती है बेटा। हाइड्रोजन बंध वाले की सामर्थ्य जो है वो वंडरवाल की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। हमेशा ध्यान रखें इस बात को बेटा। और वंडरवाल में कौन कौन आ गए? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस डाइपोल का केस बेटा। अगला पॉइंट क्या आ जाता है वो देखिएगा। इंटरेक्शन अपन चेक कर चुके हैं बेटा। टाइप ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स का बेटा इनके अंतरनाभिकीय दूरी, आर क्या है यहां पर बेटा? आर है अंतरनाभिकीय दूरी बेटा, नाभिकों के बीच की दूरी, अंतरनाभिकीय दूरी। बोल रहा हूं बेटा, बोलने से लिख लो, अंतरनाभिकीय दूरी बेटा। कि फोर्स का अंतरनाभिकीय दूरी से क्या रिलेशन है? और IE क्या है बेटा? IE है इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी, अंतरक्रिया ऊर्जा। और आप अच्छे से जानते हो बेटा, फिजिक्स में आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा तो अब सुन लो।
आगे पढ़ लोगे बेटा कि फोर्स में अगर आर की पावर एन होता है नीचे, तो एनर्जी में बेटा एक कम आर आ जाता है नॉर्मली बेटा, जानते हो आप अच्छे से, फिजिक्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है बेटा, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बात ये कि याद रखने के लिए ट्रिक दिमाग में रखना, 3 3 5 सॉरी 3 4 5 7 और 7, क्या याद रख पाओगे बेटा? ठीक है, मैंने इधर जो नाम लिखे हैं ना बेटा, ये नाम मैंने उसी हिसाब से लिख दिए हैं जो मैंने यहां क्लासिफिकेशन किया था ना बेटा, उसी के हिसाब से मैंने लिख दिया है। वो 1 ये 2 ये ए बी और सी बेटा, एज इट इज वो के वो नाम मैंने लिख दिए हैं सर बेटा, लेकिन किस रेंज में लिखे हैं देखो, 1 ए 2 बी सी ऐसे लिख दिया बेटा। अभी समझाता हूं आपको कि क्या बताना चाह रहा हूं कि फोर्स जो है इसमें आर की पावर 3 के व्युत्क्रमानुपाती है, यहां बेटा आर की पावर 4 के, इसमें आर की पावर बेटा 5 के, इसमें आर की पावर 7 के, और इसमें भी आर की पावर 7 के। अब अगर बेटा फोर्स में ये रिलेशन है तो इंटरएक्शन एनर्जी में एक एक आर कम करते जाओ, यहां आर की पावर 2 हो जाएगा, यहां बेटा आर की पावर 3 होगा, यहां आर की पावर 4 हो जाएगा, यहां आर की पावर 6 हो जाएगा, और यहां भी आर की पावर 6 हो जाएगा बेटा। एक और चीज हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि डिवाइड में व्युत्क्रमानुपाती में आर की पावर ज्यादा होने पर अंतरक्रिया अधिक संवेदनशील होती है। सिंपल मैथ बताता हूं आपको बेटा, जो इस बात को लेकर ज्यादा इमोशनल ना हो, सिंपल मैथ बताता हूं कि कोई भी एक ए बी की अंतरक्रिया थी और वो आर की पावर 2 के व्युत्क्रमानुपाती था, ठीक है बेटा, और कोई अंतरक्रिया है AC, वो आर की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती है। अब आप इतना सा बता दीजिए बेटा कि अगर मैं त्रिज्या 2 गुनी कर दूं तो ये कितने गुना से कम हो जाएगा बेटा, कितने गुना कम हो जाएगा? अगर मैंने त्रिज्या 2 गुनी की तो 2 की पावर 2 4 गुना कम होगा, और अगर मैं त्रिज्या यहां 2 गुना कम करूं बेटा तो 2 की घात 4 यानी 16 गुना कम होगा बेटा। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा? तो जहां पर आर की पावर ज्यादा है वहां पर त्रिज्या दूरी बढ़ाने के साथ में, अंतरनाभिकीय दूरी बढ़ाने के साथ में तेजी से इंटरेक्शन कम होगी। अगर बेटा सीधी सी बात है ना बेटा कि डिवाइड वाली वैल्यू जिसमें बेटा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, अगर उसकी घात ज्यादा होगी तो आर बढ़ाने पर फोर्स यहां पर जितना कम होगा उसकी तुलना में यहां और तेजी से कम होगा बेटा। यहां 2 गुना करूं तो 2 की घात 8 से कम होगा बेटा, और यहां 2 की घात 7 से कम होगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा है, सर्वाधिक संवेदनशील बेटा? इनमें से ये दोनों केस आ जाते हैं बेटा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, ये दोनों इनमें से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इन पांच में से न्यूनतम संवेदनशील कौन सा है? ये वाला बेटा। अरे ठीक है भाई, अगला पॉइंट क्या है, क्या आप इन पांचों में से बेटा मुझे स्ट्रेंथ, सामर्थ्य का क्रम बता सकते हो क्या बेटा, कि इन पांचों में से सबसे ज्यादा सामर्थ्य किसकी होगी? इन पांचों में से एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए बेटा, क्या चीज दिमाग में रखिए कि आयन इंक्लूडेड वाली जो इंटरेक्शन होती है ना बेटा, या मैं कहूं इंड्यूस्ड डाइपोल वाली, बेटर वर्ड क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल वाली, प्रेरित द्विध्रुव वाली, प्रेरित द्विध्रुव वाली इंटरेक्शन अगर है बेटा, प्रेरित होके काम हो रहा है, खुद तो था ही नहीं बेटा इंटरेक्शन करने के लिए राजी, क्या किया गया? प्रेरित किया गया। तो जो भी प्रेरित वाले केस है ना बेटा, वो सब दुर्बल में चले जाते हैं। और आर की पावर से भी आपको समझ आ रहा होगा कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें बेटा?
पहले में आयन डाइपोल में, दूसरे में बेटा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये बेटा। देखिए इधर याद रह जाएगा, 1 A 2 B C बेटा। एग्जाम में भूल जाओ तो सिंपल सी चीज दिमाग में क्या रखो कि इंड्यूस्ड वाला अगर केस है, प्रेरित करके अगर काम किया गया है तो वो हमेशा दुर्बल होता है बेटा। भाई प्रेरित करना पड़ रहा है जिस काम के लिए तो वो तो दुर्बल ही होगा ना बेटा। तो इंड्यूस वाले केस जो हैं बेटा वो सारे के सारे कैसे होंगे, दुर्बल होंगे बेटा। अब एक डाइपोल और एक आयन है, तो डाइपोल और आयन में से ज्यादा अच्छा चार्ज किसके ऊपर था बेटा, ज्यादा अच्छा चार्ज आयन के ऊपर था, तो वो ज्यादा बेटर कंडीशन में बेटा इंटरेक्शन करेगा। तो सबसे प्रबल इंटरेक्शन इनमें से कौन सी है बेटा, इनमें से सबसे अच्छी है कौन सी, आयन डाइपोल बेटा। ठीक है भाई, दूसरा नंबर डाइपोल डाइपोल का आ गया। अगली पॉइंट, एनसीईआरटी में बेटा फोर्स नहीं दिया गया पर इंटरएक्शन एनर्जी दी गई है कौन से चैप्टर में, स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में बेटा। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में बाकायदा ये सारे रिलेशन, सारे नहीं दिए बेटा, इन तीनों के बारे में रिलेशन दिया गया है स्टेट्स ऑफ मैटर में बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर वाले में बेटा। तो ये तो आपको याद होने ही चाहिए बेटा। ठीक है भाई, एक और छोटी सी बात एनसीईआरटी में दी गई है जो हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि डाइपोल डाइपोल की एग्जैक्टली एनसीईआरटी में बेटा बाकायदा 2 कंडीशन बना के दी है द्विध्रुव द्विध्रुव वाली, कि एक तो द्विध्रुव द्विध्रुव ऐसी स्पीशीज है जो आपस में चिपके पड़े, घूम ही नहीं सकते, चिपके पड़े बेटा। स्थिर ध्रुवीय अणु बेटा, ध्रुवीय तो मतलब क्या, डाइपोल को ध्रुवीय बोल दिया है, किसको, डाइपोल को ध्रुवीय बोल दिया बेटा। ठीक है ना, स्थिर ध्रुवीय अणु मतलब सॉलिड अगर स्टेट है तो जो अपन ने लिखा ना वो ही है इंटरेक्शन एनर्जी R⁻³ के व्युत्क्रमानुपाती। और अगर घूर्णित है, अणु घूम रहा है, ध्रुवीय तो है लेकिन घूम रहा है, तो बेटा कहीं ना कहीं वो घूम रहा है, इसका मतलब उसमें बेटा दुर्बल आकर्षण है। अगर बहुत ज्यादा आकर्षण होता तो चिपक के रहता ना, सॉलिड फेज में रहता बेटा। तो यहां पर देखियो R⁻6 के व्युत्क्रमानुपाती है। तो सिर्फ अगर डाइपोल डाइपोल बोले बेटा तो R⁻³ हो जाएगा, लेकिन डाइपोल डाइपोल में स्पेशल नाम दे दे कि एक तो स्थिर वाला और एक घूर्णित वाला, तो स्थिर में तो बेटा R⁻³ के व्युत्क्रमानुपाती, और घूर्णित अगर है तो R⁻6 के व्युत्क्रमानुपाती बेटा। आप इसे सिर्फ इस चैप्टर में मत समझिए, ये एक्चुअली स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर है बेटा उसके हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया है बेटा। पदार्थ की अवस्था स्टेट्स ऑफ मैटर उस चैप्टर में बाकायदा पूरा डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये बता दिया बेटा। नेक्स्ट देखिए कि गलन के समय अणुओं के मध्य कौन से बंध या आकर्षण का वियोजन होगा। अब गलन से क्या मतलब है, फिर समझा देता हूं आपको कि आपके पास कोई भी अणु है AB 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 और बेटा ये आपस में चिपके पड़े हैं, बिल्कुल चिपके पड़े, यानी ये कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। आप इसे गलित करोगे तो बेटा इनके बीच की दूरी बढ़ेगी बस, यानी क्या होगा कि इनके बीच में जो आकर्षण था बेटा उस आकर्षण को कम करना है, या इनके बीच में जो ये बंध बना हुआ था ना, इनके बीच का आकर्षण जो था वो हटाना था। मैंने कुछ स्पीशीज यहां लिखी हैं, आपको यह बताना है कि उन स्पीशीज को जब गर्म किया जाएगा, जब मेल्ट किया जाएगा, जब गलित अवस्था में लाया जाएगा तो उनमें अणुओं के बीच में कौन सा ऐसा बंध था जिसे तोड़ दिया गया। भाई गर्म करोगे तो इनके बीच का बंध टूटेगा, जब भी तो वो गलित अवस्था में आएगा बेटा, ये जिससे चिपके पड़े थे वो टूट जाएगा। पहला लिखा हुआ है H2O आइस बेटा। H2O आइस में क्या होता है कि H2O और H2O के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग। अगर कुछ याद हो तो टेट्राहेड्रली सिचुएटेड था कायदे से, तो बेटा ये लो ऐसे बना देता हूं मैं टेट्राहेड्रल जैसी सिचुएशन बेटा। ये लो एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। तो जब आप इसे गलित अवस्था में लाओगे तो बीच में कौन सा बंध था, H बॉन्ड बेटा, वो बॉन्ड इसमें टूटेगा। यानी H2O आइस अगर आप तोड़ोगे, गलित अवस्था में लाओगे तो कौन सा बंध टूटेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला ऑप्शन आ गया H बॉन्ड बेटा इसमें। बात करूं शुष्क बर्फ की, ध्यान दीजिए बेटा, शुष्क बर्फ होती है ठोस CO2,
ठोस CO2। क्या कि CO2 का एक अणु, CO2 का दूसरा अणु, CO2 का तीसरा अणु बेटा, और ध्यान दीजिए इनके बीच में होते हैं वंडरवाल आकर्षण बल। अरे कौन से होते हैं? वंडरवाल आकर्षण बल बेटा। और वो भी कौन से वंडरवाल? वो भी कौन से वंडरवाल बेटा? एक्चुअली CO2 में एग्जांपल बता चुका हूं आपको बेटा। CO2 में कौन सा वंडरवाल था? इसमें था डिस्पर्शन, परिक्षेपण वाला, लंदन फोर्स वाला बेटा। क्योंकि अध्रुवीय स्पीसीज है बेटा, तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, कुल मिलाकर आप अगर CO2 के अणुओं को दूर दूर करोगे गलित अवस्था में लाने के लिए, तो बेटा इनमें कौन से बंध टूटेंगे? वंडरवाल बॉन्ड टूटेंगे बेटा। SiO2 क्वार्ज, एक्चुअली इसमें क्या होता है बेटा, अगर आपको थोड़ा याद हो तो मैंने आपको एक कोवलेंट सॉलिड वाला, या मैं कहूं कुछ ऐसी स्पीसीज के 5 एग्जांपल लिखवाए थे जिसमें सहसंयोजी बंधों का पूरा जाल बना होता है, लिखवाए थे बेटा आपको 5। SiO2 क्वार्ज का, SiC कार्बन का डायमंड बेटा, कार्बन का ग्रेफाइट, और AlN बेटा। एक्चुअली क्या होता है इसमें कि ये जो है बेटा, ये पूरे के पूरे जाल से जुड़े होते हैं बेटा, बिल्कुल भी रुके हुए नहीं होते। किससे जुड़े होते हैं बेटा? जाल से। पूरा जाल फैला होता है इनका बेटा, सहसंयोजी बंधों का। तो जब इसमें आप SiO2 स्पीसीज को अलग अलग करोगे तो इनके बीच में जो सहसंयोजी बंधों का जाल था वो पूरा का पूरा तोड़ना पड़ता है। NaCl बेटा एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, एक धातु है, दूसरा अधातु है, कौन सा बंध रहा होगा? आयनिक बंध। तो इसमें आंसर कौन सा चला जाएगा? 4th। कोई अगर आपसे पूछे कि आइस को बेटा सिर्फ आइस अगर बोला हो, सिर्फ आइस बोला हो, तो H2 आइस वाले को कंसिडर करते हैं कि जब आइस को गलित अवस्था में लाते हैं तो उनमें से उनके अणुओं के बीच में कौन सा बंध टूटता है, कौन सा बंध तोड़ना होता है? तो हाइड्रोजन बंध बेटा। शुष्क बर्फ ठोस CO2 होती है बेटा, उसमें वंडरवाल आकर्षण होता है अणुओं के बीच में, उसे खत्म करना पड़ेगा बेटा। NaCl में आयनिक बंध को खत्म करना पड़ेगा। और SiO2 बेटा ओवरऑल वो 5 जो भी, जब भी वो 5 एग्जांपल को तोड़ने की बात करेगा, उनको गलित करने की बात करेगा, तो हमेशा बेटा कौन सा बंध टूटेगा? सहसंयोजी बंध तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक की बात बेटा? एक और छोटी सी बात है, सवाल लिखा मैंने कि अक्रिय गैसों के द्रवीकरण के लिए जिम्मेदार आकर्षण बल कौन सा है? देखो बेटा भाई, द्रवीकरण मतलब होता है कि गैस को द्रव में बदल लेना, और गैस को द्रव में तभी बदला जा सकता है जब स्पीसीज में कोई आकर्षण उपस्थित हो। अक्रिय गैस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड नाभिक के चारों तरफ बिल्कुल सिमिलर होता है, एक जैसा होता है बेटा। लेकिन फिर वही बात, क्या इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा? तो कहीं ना कहीं बेटा ये प्रेरित होंगे। क्या होंगे? प्रेरित होंगे। ये प्रेरित बेटा, ये तो इंस्टेंटेनियस नहीं बनेगा एक तो, और दूसरा प्रेरित होना शुरू कर देगा बेटा। यानी वास्तव में बेटा अक्रिय गैसों में जो आकर्षण बल होता है ना, वो कौन सा होता है? वंडरवाल। और वंडरवाल में भी 3 नाम थे बेटा, 3 नाम में से यहां पर होता है कौन सा? डिस्पर्शन वाला होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल वाला। तो द्रवीकरण के लिए कोई ना कोई आकर्षण बल जिम्मेदार होता है। अक्रिय गैसों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता बेटा, परिक्षेपण होता है। ये किसका उदाहरण है? वंडरवाल का उदाहरण है बेटा। सहसंयोजी बंध नहीं होते, आयनिक बंध नहीं होते बेटा। तो वास्तव में अगर इनको आप पास लाना चाहते हो, इनके मध्य आकर्षण कोई देखना चाहते हो, तो बेटा इनके मध्य आकर्षण कौन सा होता है? परिक्षेपण आकर्षण बल या वंडरवाल, और वो एक दुर्बल आकर्षण बल होता है बेटा। एक और छोटी सी बात है कि जैसे जैसे अक्रिय गैसों में ऊपर से नीचे अगर जाएं अपन, टॉप टू बॉटम अगर जाएं, तो क्या होगा बेटा? मुझे बताइएगा, क्या आकार बढ़ेगा? अगर आकार बढ़ेगा तो इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो जाएगा। देखो इसमें इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पर अच्छा आकर्षण है, तो ये वाला न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित कर पा रहा है। लेकिन अगर आकार बढ़ेगा तो ऐसे में क्या होगा बेटा? ये वाली जो डिस्टेंस है ना ए, और ये वाली डिस्टेंस जो है बी, ए से ज्यादा डिस्टेंस होगी बी की, और दूरियां बढ़ने पर आकर्षण हमेशा कम होता है।
अब बेटा इस नाभिक का अपने इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण इतना नहीं रहा, तो इसका नाभिक इसको अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा बेटा, और इसका नाभिक इसको अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा, तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगी। अगर इंटरेक्शन बढ़ जाएगी तो इन्हें दूर करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर बेटा इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इन्हें दूर करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी वाष्पन की ऊष्मा भी बढ़ जाएगी बेटा। भाई इनको अगर भाई वाष्प बनाना है, दैट मीन्स क्या करना है, दूर दूर करना है, और दूर करना है तो इनकी वाष्पन की ऊष्मा बढ़ जाएगी। क्रांतिक ताप, ये एक टॉपिक अलग से है बेटा, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख के चल रहा हूं, स्टेट्स ऑफ मैटर का ही टॉपिक है बेटा ये। एक्चुअली बेटा क्रांतिक ताप टीसी जिसे बोलते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है 8A/27 RB। इसमें से ए जो है ना बेटा, ए वाला, ये आकर्षण को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? आकर्षण को बेटा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं अभी आपको कि अगर आकर्षण बढ़े तो क्रांतिक ताप भी बढ़ता है। अगर आकर्षण बढ़े, ए बढ़ेगा, तो क्रांतिक ताप भी बढ़ता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऊपर से नीचे जाने पर इनका आकार बढ़ेगा, और इनका आकार अगर बढ़ेगा बेटा तो इनके नाभिकों की अपने इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण घटेगा, तो दूसरे का नाभिक बेटा मौके का फायदा उठाएगा। कुल मिलाकर स्पीसीज में, इन दोनों स्पीसीज में आकर्षण बढ़ जाएगा। तो बेटा आकर्षण बढ़ेगा तो क्रांतिक ताप भी बढ़ेगा। आकर्षण अगर बढ़ा तो द्रव आसानी से बनेंगे, दैट मीन्स द्रवीकरण भी बढ़ेगा बेटा। और चारकोल पर अधिशोषण, देखो अधिशोषण में क्या होता है कि कोई भी सतह है बेटा, ठीक है, और सतह पर गैसीय अणुओं का चिपक जाना, और वही गैसीय अणु ज्यादा चिपकते हैं जिनमें आकर्षण करने की प्रवृत्ति ज्यादा हो, जिनमें आकर्षण करने की प्रवृत्ति ज्यादा हो बेटा। तो चारकोल जो है कार्बन का बना होता है, और उस पर बेटा ज्यादा आकर्षण कौन कर रहा है? ऊपर की गैस की नीचे वाली? नीचे वाली गैस ज्यादा आकर्षण कर रहे हैं, तो उसमें अधिशोषण भी बढ़ेगा बेटा। और H2O के साथ अंतर क्रिया जो है वो भी बेटा नीचे वाले की ज्यादा बनेगी। क्यों? क्योंकि H2O में भी फाइनल होना क्या है बेटा, कि हाइड्रोजन का जो प्लस है बेटा, देखो इसका माइनस जो है ऑक्सीजन का, वो तो नाभिक को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और हाइड्रोजन का प्लस इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ज्यादा आकर्षण कब होगा? जब इस नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन हो कि नाभिक के दूर। नाभिक के अगर दूर है तो दूरियां बढ़ेंगी, इस नाभिक का अपने इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो जाएगा, तो यह हाइड्रोजन अब फायदा उठाएगा बेटा। इसका आकर्षण बढ़ेगा, अंतर क्रिया बढ़ेगी, तो जल में विलेयता भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर मैं ये बोलूं कि ऊपर से नीचे जाने पर अक्रिय गैसों के ये सारे गुणधर्म बढ़ेंगे बेटा, सारे गुणधर्म बढ़ेंगे। क्या क्या? क्वथनांक भी बढ़ रहा है, वाष्पन की ऊष्मा, मतलब बेटा भाई टेम्परेचर ज्यादा देना है तो ऊष्मा भी ज्यादा देनी पड़ेगी ना बेटा। क्रांतिक ताप में आकर्षण ए अगर बढ़ेगा तो क्रांतिक ताप भी बढ़ेगा, द्रवीकरण होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी क्योंकि अंतर क्रिया बढ़ रही है, और चारकोल पर अधिशोषण जो है बेटा वो भी बढ़ेगा, और H2O में विलेयता भी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है भाई यहां तक की बात बेटा आप लोगों को?